जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था, हमने तो इस मार्केट को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से ट्रेडिंग करें। क्योंकि मार्केट जो है स्टॉक्स वाइज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो पे आ गए हैं। कुछ 6 मंथ्स लो पे है, कोई 52 वीक्स लो पे है, और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो कि बहुत हाई चल रहे हैं, जिनकी वजह से मार्केट का जो इंडेक्स बाजार जो है ना, वो हमें इस टाइम अवेलेबल है 44,262 पे। अच्छा, ये चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, इसका एड्रेस है scstrade.com, टेक्निकल एनालिसिस और रियल टाइम चार्ट, ये आप निकाल सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ आप KSE 100 का चार्ट देख सकते हैं, सारे आप इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये KSE 100, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास। चलें जी, फिलहाल हम इसको स्टडी कर लेते हैं, पहले चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जरा यूआरएल भेज देंगे इसमें चैट में, ताकि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकें। किसको भेज देंगे? ये जो एड्रेस है इसका, वेब एड्रेस, इसको जरा चैट में वेब, भेज हाँ, दीजिए वेब प्लीज। एड्रेस आसान सा है ना, इसका एक वेबसाइट है scstrade.com। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये देखें, आप ये नज़र आ रहा है आपको, गूगल नज़र आ रही है? जी जी, नजर आ रहा आप देखें, इस पर लिखेंगे, ये लीजिए, SCS ट्रेड टेक्निकल रियल टाइम चार्ट। ठीक है, ये इस पर क्लिक है। कर, ओके क्लिक करेंगे, ये नीचे आ गया, इस पर क्लिक कर, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये आराम से सामने आ गया। ठीक हो गया, तो ये आराम से लेता है, जब हमने पहले निकाला हुआ है तो ये एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा जी, तो अच्छा, ये जो आपको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल मिलते रहते हैं ना, कि स्पोर्ट क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, इन जनरल मैं आपको उसका बताता हूँ। ये देखें, हम चलते हैं शुरू में, यहाँ पे चलते हैं, ये डेट आ रही है आपके सामने 24 जुलाई 2000 की, 2020, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ऐसे चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, फिर यहाँ पे जाके ये 40,000 पे जाके थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड हुआ है, और तकरीबन थोड़ा सा नीचे आके 39,364 पे आके दोबारा इसने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया है, और यहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिली है 42,804 पे। फिर यहाँ से ये बेरिश हुआ है, ये देखें, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और ये जनाब याली 6 अक्टूबर 2020 को चला गया 38,774 पे। फिर यहाँ से बुलिश शुरू हुआ है, चलता गया है, चलता गया है, यहाँ पे जाके इसको फिर रेजिस्टेंस मिली है 41,797 से। फिर यहाँ से बेरिश हुआ है, और यहाँ पे ये पहुँचा है 38,808 पे। फिर बुलिश स्टार्ट हुआ है, यहाँ पहुँचा है 41,345 पे। फिर यहाँ पे आ गया 39,399 पे, ऑलमोस्ट ये 39,500 है, 400 है। यहाँ से इसने अच्छा एक बुल रन लिया है, वो ये पहुंचा है 44 पे पहुंच गया है तकरीबन। यहाँ से हल्का सा बेरिश होके दोबारा इसने बहुत ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड लिया है, और यहाँ पे 46,279 तक पहुंचा, फिर हल्का सा बेरिश होके लाइट सा तकरीबन 1,000 पॉइंट का 45,515 से फिर ये बुलिश हुआ है, और यहाँ पे पहुंचा 47,252 पे। अच्छा जी, फिर यहाँ से हल्का सा बेरिश हुआ है, फिर बुलिश हुआ है, फिर बेरिश हुआ है, और ये फिर एक बड़ी कैंडल इसने बेरिश की लगा के काफ़ी बेरिश हुआ है, और ये सबको याद होगा कि ये अच्छी खासी लोगों की जब चीखें निकली थी, ये वो वाला बेरिश है। एक बड़ी कैंडल, दूसरी बेरिश कैंडल, तीसरी बड़ी, चौथ बेरिश कैंडल लगाई है। फिर यहाँ से बुलिश हुआ है, हल्का सा बेरिश हुआ है, फिर बुलिश हुआ है, फिर बेरिश हुआ है, तो ये जिग जैग में चल रहा है। तो जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आप देखें कहाँ पे है। पहली इसकी ये इस टाइम है 44,125 पे। इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पे 43,499 नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी इसकी। अब इसके साथ आप देखेंगे कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,600
31 पे ये यहाँ पे भी है और ये लाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये सेम है। तो ये ज़्यादा सपोर्ट है, यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स होता है। फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जा रही है इस टाइम वो ये लेवल है 39,000। इसको कहा जा रहा है कि ये जो बेरिश ट्रेंड है ये इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता इन द लॉन्ग रन इस तरफ गामजन है। तो ये ट्रेंड्स हैं जो कि आपको बताए जाते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये अगर आप आराम से निकाल लेंगे तो आप खुद भी हर स्टॉक का भी देख सकते हैं, और पर्टिकुलरली आप किसी केसी 100 को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद जनरल डिस्कशन में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। पहले बात कर लेते हैं, ये मैंने आज के शेयर किए थे अपनी पेज पे, ये लेटेस्ट मैंने आज बनाए थे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेंटल बिजनेस का। इसका मैं बताता हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, इनके इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना इस पे कोरोना का इफेक्ट है, क्योंकि इन्होंने किराया लेना है, रेंट लेना है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये कोयल इसमें नया आया है, ये पहले टेक्सटाइल था, अभी ये भी रेंट पे काम से शुरू कर दिया, अपनी बिल्डिंग्स जो है रेंट पे दे रही हैं। और इसमें एक बड़ा ग्रुप है जिसमें जो कि इसको 7 और 8 के दरमियान अच्छी बाइंग करता है, जैसे ही 8 से नीचे आता है तो उसको उठा लेता है। इवन के 8 और 9 के दरमियान भी अच्छी बाइंग करता है। तो इसलिए हमने इसका जो टारगेट रखा हुआ है 9 रुपये 75 पैसे रखा हुआ है, ये इसका टारगेट है। यहाँ पे ये जब नॉर्मल मार्केट होगी, नॉर्मल हालात होते हैं तो ये यहाँ पे चला जाता है। DCR जो है ये भी इसने डिविडेंड से एक्स हुआ है, और एक्स होने के बाद स्टिल इसका जो टारगेट प्राइस है 10.95 है, और यहाँ तक ये किसी टाइम भी जा सकता है। इनकी अगर आप ईपीएस देखें ना, इस क्वार्टर की ईपीएस 32 पैसे है DCR की, और कोयल की 49 पैसे है, और OLPL की जो है 1.4 पैसे है। तो ये पैसों से इतनी समझ नहीं आती है। इसको जब हम निकालेंगे कि किसकी अच्छी ईपीएस है, तो वो फिर हम पी और ई से निकाल लेते हैं। पी और ई DCR की आ रही है 8.2, ओएल की 4 और 4.6 आ रही है OLPL की। तो यहाँ से ओएल जो है इस रिजल्ट की बेस पे देखें ये मोहम्मद अख्तर साहब, आप स्क्रीन शेयर करेंगे इसकी जो डिस्कस कर रहे हैं, या वो हम व्हाट्सएप पे देख लें? इसकी स्क्रीन नहीं आ रही है आपके सामने? नहीं, अभी तो चार्ट आ रहा है। ओहो, अच्छा अच्छा, सही सही। तो फिर बोल बोल दिया करें, मुझे असल में लगा कि ये शेयर हो रहा है, दोबारा मैं शेयर करता हूँ इसको। ये जनाब अली आ गया बस। ये आ गई अभी? जी, अब आ रही है। सही है, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट लगा ली थी, शेयरिंग के थ्रू नहीं लगाई थी। हाँ, इनको मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि ये रेंटल बिजनेस है DCR कोयल OLPL का। तो इसके जो मेन मेन फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए हैं, इनमें बीटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें पी वैल्यू है, इसकी ईपीएस है और इसका डिविडेंड है। 3 चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड परसेंटेज जो DCR की है और OLPL की दोनों की बहुत ज़बरदस्त है। 10, जब भी डिविडेंड परसेंटेज 10 से ऊपर आ जाए तो वो एक अच्छी परसेंटेज काउंट होती है। कोयल ने लास्ट टाइम तो 75 पैसे डिविडेंड दिया था, इस बार जून में एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ये फिर दोबारा डिविडेंड देगा और ये डिविडेंड वाला स्टॉक बन जाएगा। इनकी जो पीओवरी जो मैंने अभी बताई थी कि इस टाइम कोयल की पीओवरी ज़बरदस्त है। 49 पैसा इसका अर्निंग आई है इस क्वार्टर की, और 1.4 आई है OLPL की, और 32 पैसे अर्निंग आई है DCR की। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप करते हैं, वरना हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये मैंने जी, अपने मेरा एक क्वेश्चन। जी जी पहली चीज ये कि डीसीआर में जो डिविडेंड यील्ड होती है उसमें 25% टैक्स डिडक्ट होता है, तो केओआईएल में और ओएलपीएल में नॉर्मल 20% होता है, 25% टैक्स डिडक्ट होता है? जो मैंने डिविडेंड लिया है कोयल का तो मैंने नहीं लिया था, OLPL का लिया हुआ है। इसका नॉर्मल होता है 15% होता है, 25 नहीं होता है। DCR का 25 होता है। कोयल का मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी 15% ही होगा, क्योंकि ये रीट अच्छा, में नहीं तो आता। भी का मतलब कि नॉर्मल 15% वाला टैक्स डिडक्ट होता है, तो ये भी एक एडवांटेज होगा डीसीआर के कंपैरिजन में। हाँ, DCR में ओके। ये बिल्कुल एक थोड़ी सी है मसला, लेकिन उसमें ना एक और भी है कि वो
जो मैंने इसके रिजल्ट्स देखे थे डीसीआर के, तो इस पे टैक्स जो है ना गवर्नमेंट डायरेक्ट काटती नहीं है। इसका जो अर्निंग आती है ना, उस पर टैक्स कटा नहीं होता, तो उतना इफेक्ट आप पे नहीं आता। रेंटल इनकम है वो। हाँ, वो चूंकि रेंटल है, सबको डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वो फर्दर आगे इकट्ठा टैक्स काट लेते हैं। तो इसके आप रिजल्ट देखिएगा, हम फिर अच्छा, इसके एक नेक्स्ट टाइम रिजल्ट और देखेंगे। क्वेश्चन। जी। अच्छा, एक और ये था कि डीएलबी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। कौन सी? डीसीआर तो शरिया कंप्लाइंट है, जो केएमआई ऑल में आती है। तो बाकी केओआईएल और ओएलपीएल भी है या नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में इसमें कोयल और ओयल पे शायद ना हो, ये देखना पड़ेगा। है ये, वैसे ये रेंटल बिजनेस है, इसका डायरेक्टली कोई ऐसा तल्लक नहीं है कि ये शरीय कंप्लाइंट ना हो, लेकिन उन्होंने कुछ रूल्स लगाए हुए हैं इंटरेस्ट बेस पे या पे। तो फिलहाल टोटल डेट टू एसेट्स जो आ रहा है 43% केओआईएल का, तो इसमें तो मेरा ख्याल है नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी बड़ा रेशियो है। तो सिंपली आपके एम आई आल आल के शेयर निकालने, इसमें देखने को आता है। चलें, हम नेक्स्ट इसकी एक और शीट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, नेक्स्ट जो शीट है ये वाली है। ये बैकग्राउंड से ना थोड़ा सा शोर आ रहा है, म्यूट कर लिया करें आवाज़ अपना, क्वेश्चन करके फिर अपने म्यूट कर लिया करें, तो बैकग्राउंड से वो जो शोर है। अच्छा, तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन क्या थी कि कौन से स्टॉक लेना चाहिए उस रेंटल बिजनेस के लिए। रेंटल में जो मेरी रिकमेंडेशन है इस टाइम जो है ना, डीसीआर थोड़ा सा एक्सपी हो चुका है, 10.5 का थोड़ा सा कॉस्टली है उसकी, जो पी ओ रही है वो भी ज़्यादा हो चुकी है, तो और उसमें कैपिटल गेन भी कम होता है, तो कोयल उससे बेहतर है। ऑयल में जो नेगेटिव एडवांटेज है वो रिस्क ये है कि ये जून में डिविडेंड देता है या नहीं देता है उसका है, लेकिन ये है कि उसमें आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा, वो होपफुली जो है ना 9 से ऊपर चला जाएगा, और वो रोज़ाना ही जो है ना 50-75 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप वैसे ही 50-75 पैसे का डिविडेंड तो वैसे ही उसमें कमा सकते हैं, ऊपर बेच दें और नीचे ले लें। तो वो उसमें कोयल में ये एडवांटेज है। कोयल पी एल है उसका 2 रुपये का डिविडेंड आया हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी एडवांटेज में इस टाइम अच्छा जा रहा है। अभी हम थोड़ा सा इनको तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक जनरल डिस्कस करना है। ये जो 3 स्टॉक्स का आज मैंने कंपैरिजन किया था, इसमें एक मसला हो गया था, जब मैंने लोड्स का पहले ईपीएस देखा था ऐप के ज़रिए, और वो काफ़ी अच्छा आ रहा था, वो आई थिंक कोई 32-33 पैसे या समथिंग इस तरह आ रहा था, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया हुआ है। तो फिर मैंने इसकी अपनी वेबसाइट पे जाके इसका रिजल्ट जो है वो चेक किया, तो वो अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट था, जो कि 32-33 पैसे आ रहा था। इसका जो रिजल्ट है कंसोलिडेटेड वो 6 पैसे है, तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, पहली बात तो ये है। सेकंड ये है कि इसका जो ट्रेंड है वो भी बेरिश है। थर्ड है कि जो इंडेक्स है उसका ट्रेंड भी बेरिश है, तो ये काफ़ी रिस्की स्टॉक है। लेवल इसका बहुत अच्छा है, 13 रुपये 70 पैसे अच्छे लेवल पे आया हुआ है, देखें 52 वीक लो के पास आया हुआ है, ये इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो इसका डिसएडवांटेज है वो बेरिश है। सेकंड डिसएडवांटेज है इसका ये रिजल्ट 6 पैसे, तो ये इसका, और थर्ड है कि ये 50% टोटल डेप्थ में भी जा रहा है। जो ए जी आई एल है, ये भी ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करता है। इसका जो रिजल्ट आया है बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, 9 रुपये 22 पैसे इसका रिजल्ट आया है क्वार्टर का। तो इस पे आप देख लें, इसकी जो पी ओ रही है वो सिर्फ 6.6 बन रही है, जबकि सेक्टर की जो पी ओ रही है वो 11.4 है, उसका ऑलमोस्ट हाफ बन रही है। तो ये है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है, ये अपने 52 वीक हाई पे जा रहा है ऑलमोस्ट। ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये रैली लगा चुका है। इसका एडवांटेज क्या है, ये बुलिश है नंबर वन, और सेकंड है कि इसका पीओरी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 420 क्रॉस कर गई है, और इसका डिविडेंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा डिविडेंड ये देता है। बाकी जो है लोड्स का कोई डिविडेंड खास नहीं है, और जी टी वाई आर का कुछ बेहतर है।
इसका बेरिश ट्रेंड है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इसका ये है कि इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 1.89 है, जिसकी वजह से इसकी जो पी हो रही है सेक्टर से डाउन है। 11.4 सेक्टर की है तो उसकी 10.8 है। तो ये कंपैरिजन है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर हम जनरल डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, किसी का है क्वेश्चन? इसमें बज़ाहिर एल नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें एक तो उसका टोटल टू एसिड भी कम है, फिर जो है वो पी बड़ा अच्छा है इसका, और डिविडेंड यील्ड भी है। जी, ऑन ग्राउंड जो है ऑन पेपर आप कह सकते हैं कि AGIL जो है ना वो नंबर 1 पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग। नंबर सेकंड पे GTYR है, जनरल टायर का जो स्टॉक है। और लोड जो है वो थर्ड पे है। लोड में सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, वो है कि ये 52 वीक लो लो पे है, ठीक है। और एक और बात आपने याद रखनी कि जो रिजल्ट आते हैं ना, इसकी बेस पे मार्केट इतना चलती नहीं है। मार्केट चलती है, रिजल्ट तो आ गया, 3 महीने गुजर गए, मार्च में जो होना था हो गया, इवन कि अब अप्रैल भी गुजर चुका है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है उसको ये पता होता है कि कंपनी अब क्या कर रही है, ये रिजल्ट डाउन क्यों आया है, इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, और क्या ये अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट आना है क्या वो अच्छा आएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि हमने पास्ट में रिजल्ट पास हो चुका होता है, तो पास्ट की बेस पे फ्यूचर का डिसीजन जो है वो आप 100% नहीं ले सकते। एडवांटेज है, लेकिन आप 100% ले सकते देखिए 52 वीक्स तो लो है, मगर साथ में ये भी देखें कि इसकी जो पी है वो 57 है। मींस के अभी भी प्रॉफिट जो है उससे बहुत ज़्यादा, सॉरी, जिसकी प्राइस है वो अर्निंग से कहीं ज़्यादा है कंपेयर्ड विद सेक्टर और कंपेयर्ड विद अदर स्टॉक एज वेल। हैं। असल में ये होता है इस तरह के, हम जो EPS निकाल रहे हैं वो क्वार्टर की निकाल रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि वेरी शॉर्ट टर्म जो हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो इसको अगर आपने बेहतर एनालिसिस करना होगा तो फिर हम 1 ईयर EPS पे जाएंगे। ये ऐसे ही होता है जैसे हम टेक्निकली इसको देखें ना, ये जो ट्रेंड मैंने वीकली निकाले हुए हैं, ये फिर निकलते हैं, मंथली भी निकलते हैं, आवरली भी निकलते हैं, डेली भी निकलते हैं, तो ये चेंज होता है। तो शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, उसकी बेस पे डिसीजन होते हैं। तो जाहिर है कि इस टाइम जो रिजल्ट है आपके सामने, आप कुछ बहुत सी कंपनी जिसके रिजल्ट नेगेटिव हैं, अटक रिफाइनरी देख लें, नेशनल रिफाइनरी देख लें, इनके रिजल्ट अच्छे खासे नेगेटिव थे, इवन के बुक वैल्यू नेगेटिव हो गई थी और मुसलसल नेगेटिव थे। लेकिन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त रैली लगाई और 3 गुना 4 गुना स्टॉक्स हो गए। और जब फिर रिजल्ट आए तो उन रिजल्ट ने उनकी रैली को जस्टिफाई किया कि वाकई इनका रिजल्ट जस्टिफाइड है। रैली पहले लगती है, रिजल्ट बाद में आता है, ये ध्यान रखना है। रैली पहले लगेगी, रिजल्ट बाद में आएगा। और स्टॉक आपका 100 से 50 भी हो जाएगा, आप उसके रिजल्ट के बेस पे बैठे रहोगे कि इसका रिजल्ट तो बड़ा ही शानदार है। जब 50 रुपये पे जाएगा और रिजल्ट आएगा, आप कहोगे यार ये तो रिजल्ट ही बड़ा बुरा है। तो आप रिजल्ट बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आप ऑल आउट नहीं जा सकते। इसकी एग्जांपल हम उससे PNSE से ले सकते हैं कि उसकी प्राइस रिजल्ट से पहले कि 2 महीने पहले डाउन होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही है ना, ये तो रिफाइनरी भी ऐसी थी। और जिस तरह रिजल्ट जब अच्छा आता है तो जो आम इन्वेस्टर है वो उसके अंदर चला जाता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, और वो उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो वो शोर यही मच जाता है कि यार रिजल्ट जब भी अच्छा आता है तो स्टॉक नीचे क्यों जाता है। तो रैली पहले लगती है, रिजल्ट बाद में आता है, तो रिजल्ट जस्टिफाई बाद में होता है। क्लियर है ये पॉइंट? जी जी, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो हमारा आज का टॉपिक भी था वो ये था कि अगर ये ट्रेंड जो है बाहर चार्ट से इतना बेरिश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चार्ट से तो बहुत अच्छा ट्रेंड है ना। अभी भी देखें, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है 1000, और ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 42 का इसने जो लो लगाया था, 42,500 से ऊपर ही था, उससे फिर ये नीचे नहीं गया है। और अभी जो इसकी लाइन लगी हुई है वो है 44 to 64 पे। तो बाहर ये नज़र नहीं आ रहा कि ये बेरिश ट्रेंड है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म कर रहा है। जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, जो बेरिश में चला जाता है तो वो फिर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और जो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, अगर वो सिलेक्टिव स्टॉक्स में भी बेर ट्रेंड आ जाता है
तो फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो उसमें हमने ये डिस्कस करना था कि ऐसी सिचुएशन में हम फिर पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें। तो उसके दो तीन तरीके थे जो आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जो मैंने अपने पेज पे भी शेयर की थी सब काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज, उसी को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन ये स्ट्रेटजी होती है कि ऐसी सिचुएशन में जो पहला ऑप्शन है कि वो आप अपना सारा स्टॉक सेल ऑफ कर दें। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है। जब आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेंड बेरिश है तो आप रिस्क लेंगे 100%। ये 100% रिस्क है कि आप सारा स्टॉक सेल कर दें, वेट करें एक अच्छे लेवल का, जो कि अच्छा लेवल आपको नज़र आएगा। ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया है। तो बात हम कर रहे हैं ये लेवल की। अच्छा लेवल आपके पास जो आएगा ऑल सेल के बाद, वो फिर आप वेट करेंगे 40 जब मार्केट क्रॉस करेगी, जिनके 39 38 पे जाएगी। तो ये काफ़ी हैवी रिस्क है। ठीक है, सेकंड सेल ऑफ के बाद रिस्क ले सकते हैं जनाब, मैं जो बाई करूँगा 42 6 पे बाई कर सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रेटजी है। सेकंड स्ट्रेटजी ये होती है कि आप 50% स्टॉक, हर स्टॉक जो आपके पास पड़ा है उसको 50% सेल कर दें। तो इसका मतलब है आप जो रिस्क ले रहे हैं वो 50% ले रहे हैं। या आप ये समझ लें कि आप ऑलमोस्ट अपने स्टॉक को लॉक कर दिया आपने, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इस बात की समझ आई है? 50% सेल में प्रॉफिट लॉस से आप इक्वल हो जाएंगे। ये डिस्कशन से बात चलेगी ना, डिस्कस करेंगे तो फिर समझ आएगी। इसमें आप ये कह रहे हैं कि 50% अगर हम सेल करते हैं अभी करंट लेवल्स पे, तो जी 50% जो है वो बाय बैक कब करें, 39,000 के लेवल्स पे जाके करें, या फर्दर डिसाइड करेगी मार्केट अभी कुछ दिनों में? नहीं, मैं तो अभी एक जनरल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी तो थी 100% सेल की, उसमें आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी 100% पे चला जाता है कि हो सकता है कि आपको स्टॉक जहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हैं वहाँ पे ना मिले। ठीक है, आप वेट करें थोड़ा सा, वो नीचे होके वापस रिबाउंड करें, ऊपर चले जाएं। तो उसमें 100% है, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो 100% ही होगा जहाँ पे भी आप बाई करेंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें बाई कहाँ पे करेंगे, उसमें मैंने आपके सामने लेवल डिस्कस किए हुए हैं जहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब 42,600 है, और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसकी आएगी, अब तक ये गया नहीं है, वो ऑलमोस्ट 39,000 के पास है। दूसरा था कि 50% स्टॉक सेल कर दी, तो उसमें रिस्क फैक्टर भी 50% होता है। अगर तो मार्केट नीचे जाती है तो आपका आधा पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा और आधा पोर्टफोलियो जो है वो आपको प्रॉफिट देगा, यानी कि बैलेंस रहेगा, आपको पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अगर 100 रुपये आपने लगाए हुए हैं तो आप 50 सेल कर देते हैं, 50 सेल कर देते हैं, तो अगर जो बाकी 50 बचेंगे, अगर वो नीचे जाता है तो ज़ाहिर है 25 आपके नीचे चले गए, तो और 25 का ही आपको फायदा हो गया। तो ऑलमोस्ट बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आपको लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये वाला सेकंड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये होता है कि आप अपने ही पोर्टफोलियो के डिफरेंट लेवल्स खुद ही मुतय्यन करेंगे कि आप देखेंगे हर स्टॉक को, जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है इस तरह आप यहाँ पे जाएंगे KC 100 पे आप क्लिक करेंगे, अपना स्टॉक्स लिखेंगे आप कि आपका स्टॉक फॉर एग्जांपल लोड्स है, आप यहाँ पे लोड्स करके इंटर कर देंगे तो लोड्स का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके आप फंडामेंटल मैंने अभी आज डिस्कस कर लिए हैं, फिर आप चार्ट भी देख लेंगे कि उसका चार्ट जो है वो किस तरह चल रहा है। यहाँ पे आपको एक गैप भी नजर आ रहा होगा, तो ये गैप तब होता है जब कोई बोनस शेयर दिए हों या कोई राइट शेयर दिए हों, तो फिर यहाँ पे एक गैप आ जाता है। तो 17 रुपये 76 पैसे पे ये गिरा था जब इसने अपना को राइट या बोनस दिया था, 20 रुपये 80 पैसे पे। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर बेरिश ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर बेरिश, ऊपर कम जाता है, नीचे आप देखेंगे ज़्यादा जा रहा है, फिर जहाँ पे आके थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। तकरीबन 13.5 रुपये पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसने लो जो लगाया है वो तकरीबन 13 रुपये का लगाया हुआ है, तो 13 रुपये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फिर आप इसमें ये वाला रिस्क लेंगे कि आपने इसको स्टॉक को, इस टाइम ये अवेलेबल है 13 रुपये, तो तकरीबन 60 पैसे 70 पैसे पे ये अवेलेबल है। तो इसमें फिर आप रिस्क लेंगे कि अगर आप 50% इसको सेल करते हैं तो फिर आप 1 रुपया 2 रुपया कहाँ पे इसको बाई बैक करेंगे, और इसको आप इंडेक्स को भी ज़ाहिर देखेंगे और अपने स्टॉक को भी देखेंगे। तो सारे स्टॉक्स का आप जायज़ा लेंगे
और उसको आप देखेंगे कि आपको किसको सेल करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। फिर उसमें हर जो स्टॉक होता है उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है। कोई डिविडेंड वाला स्टॉक है, जैसे हमने आज डिस्कस किए, डीसीआर को डिस्कस किया और कोयल को डिस्कस किया, ऑयल पेयर को डिस्कस किया। तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स है, इन्होंने किराया लेना है और अपना डिविडेंड दे देना है, तो इसमें आप इसका रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं ये आपका कैश है ऑलमोस्ट, इसको आप सेव रखें और इसको थोड़ा थोड़ा सेल करके जो आपके ज़्यादा डिक्लाइन में स्टॉक्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, कि वहाँ पे आपको जब मार्केट रिवर्स होगी तो ये जो डिफेंसिव स्टॉक हैं, जिनके जो डीसीआर की एग्जांपल ले लें, ये मार्केट 2-3 हज़ार ऊपर भी चली जाए तो इसने यहीं पे घूमते रहना है, 10 रुपये 50 पैसे 60 पैसे। ये 2-3 हज़ार नीचे भी चली जाए, इवन कि जब आपको 39,000 पे भी नजर आएगी तो ये शायद 10 रुपये भी ना तोड़े। तो इसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि ऐसे स्टॉक्स को आप सेल करके, जो बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है स्टॉक आपका, जो 20% है 30% है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कि वो जब वापस होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, जो कि आपको साल का डिविडेंड भी इतना प्रॉफिट ना दे। तो ये स्ट्रेटजी है जिसको हम कहेंगे कि स्विंग स्ट्रेटजी। आप अपने स्टॉक्स में जो कम परसेंटेज डाउन है उनका थोड़ा सा माल आप सेल कर दें, और जो ज़्यादा परसेंटेज डाउन है लेकिन स्टॉक्स को देखते हुए कि वो क्यों डाउन है, उसको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आपने स्ट्रेटजी को अपनाना है ताकि आपको फ़ायदा हो। मेन ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जब मार्केट रिवर्स होगी तो कौन से स्टॉक्स जल्दी रिवर्स कर जाएंगे। उसका एक तरीका तो यही है कि उसके आप ईपीएस वगैरह देखें, टेक्निकल देखें। और एक और तरीका ये है कि जो पिछला रिकॉर्ड था जब मार्केट बेरिश हुई थी, उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो स्पीड से रिकवर हुए थे। तो इसमें थोड़ा सा वर्क है, थोड़ी सी मेहनत है अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए। और एक और तरीका फिर यही है कि आप स्टॉक मार्केट को ना देखें, आप एक पैसिव पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है और इसको लेके बैठ जाएं, तो मार्केट ने इंशाल्लाह रिकवर होना ही होता है। तो ये आपके जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, और उसमें फिर आप ये परसेंटेज वाइज आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा बहुत शफल कर सकते हैं। जो ऊपर निकल जाएंगे, अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, उनको आप सेल कर दें, और जो प्रॉफिट में नहीं होंगे, अच्छे खासे नीचे होंगे, उनकी परसेंटेज आप बैलेंस कर दें। जी। कोई क्वेश्चन इस बारे में, या कोई और स्ट्रेटजी है आपके जहन में तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। अब्दुल समद, आपको कोई क्वेश्चन? जी मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड बेस्ड पोर्टफोलियो है, जी। तो मैं उसमें मज़ीद देखता हूँ कि किस में डिविडेंड अनाउंस हुआ है इस क्वार्टर में, किस में नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं उसमें, और आपसे थोड़ा डिस्कस भी करूँगा उस पर। और जो बाकी शेयर्स हैं जो कैपिटल गेन के हिसाब से, ख़ास तौर पर उसमें सीमेंट सेक्टर है, अब उसके साथ क्या किया जाए? सीमेंट तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, स्टील स्टील नीचे आ रहा है इस वक्त, जबकि मार्केट इतनी डाउन हुई भी नहीं है। मज़ीद डाउन होगी तो उसमें क्या देख रहे हैं आप? ये मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है, स्टील और सीमेंट पे कोई एग्जैक्ट पॉइंट मिला नहीं है ये क्यों डाउन है। जो मैंने जनरल पॉइंट थे वो अपने पेज पे मैंने लगाए थे और अपने ग्रुप में भी लगाए थे, कि वो सीपीआई का एक तो इशू आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है। ये रमज़ान के महीने में भी बहुत हाई हुआ है, जो अगला महीना उसमें भी शायद हाई रहे। उसके प्रेशर होता है सीपीआई का। सेकंड जो है कि गवर्नमेंट ने जो ये दिए थे पैकेजेस, उसका शायद इतना इफेक्ट हुआ नहीं जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो उसका आप देख लें, पिछले 3 महीने में जो रिजल्ट्स आए हैं सीमेंट के, वो कितने इंप्रूव आए हैं। स्टील के तो खैर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो सीमेंट के भी आप देख सकते हैं। इवन कि आप टेक्सटाइल के देखें, टेक्सटाइल के रिजल्ट इंतहाई शानदार रिजल्ट्स हैं। मैंने भी निशात मिल का रिजल्ट देखा है, निशात चूनिया का रिजल्ट देखा है, गुल अहमद का रिजल्ट देखा है, और एक प्रीमियम टेक्सटाइल थी उसका रिजल्ट देखा है। तो ये जो थे इनके रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। स्टिल आप इनकी प्राइसेस देख लें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, नीचे हैं। निशात में इतना अच्छा रिजल्ट, आई थिंक 10 रुपये से ऊपर उसकी ईपीएस है क्वार्टर की, जो कि साल की बनेगी 40 रुपीज़, और वो उसका स्टॉक चल रहा है 86 पे। तो समझ से बाहर होती हैं चीज़ें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसके जब हम देखते हैं कि ये इतना नीचे है, डिप्रेस्ड है, तो उसकी रीज़न लाजमी होती हैं। ऐसे नहीं होता है कि बड़ा जो इन्वेस्टर उसको बस ऐसे ही नीचे लेके जा रहा है, उसकी रीज़न लाजमी होती हैं। तो उसमें फिर आप केयरफुल रहें, स्टॉक बाय करें लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो कम रखें, ताकि जब वो नीचे मजीद जाए तो नेक्स्ट लेवल पे आप उसको बाय कर सकें। और जो ऑलरेडी है सीमेंट, अब ऐसा लग रहा है कि अभी शायद टैक्स
टैक्स जो आने वाला है बजट अगला, उसमें शायद कोई टैक्सेशन आ रही है या क्या हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन पैकेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही तभी ये स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट अगर है। आपके आपने तो पूरा पोर्टफोलियो पहले चेक करना है कि उसमें पहले से स्टील सीमेंट कितना पड़ा हुआ है, क्या आपको मजीद लेने की ज़रूरत है, ये भी आपने देखना होगा कितनी परसेंटेज है। अगर पहले ही माशाल्लाह काफ़ी स्टील सीमेंट पड़ा हुआ है तो फिर तो आपको उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लेवल्स बहुत अच्छे हैं। लेवल्स आप चेक कर लेंगे इस टाइम, जो आगा स्टील है और अमरेली है, ये दोनों पहले काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। जो मुगल है, आईएसएल है, ये स्टिल अभी काफ़ी हाई पे हैं, तो उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इनमें निस्बतन कम है। रिजल्ट भी अच्छे हैं दोनों के, अमरेली का भी रिजल्ट अच्छा है और उसके जो आगे एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आगा का भी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ही आया है, उसके प्लान्स कोई आए नहीं सामने खास। तो ये चीज़ें आपने सारी मद्देनजर रखते हुए उसमें डिसीजन लेना कि, लेकिन मेन चीज़ है कि पोर्टफोलियो में परसेंटेज की बहुत वैल्यू होती है कि आप कितने परसेंटेज उसमें जा रहे हैं, ताकि जब नीचे मजीद नीचे आए तो फिर आपके पास चांस हो कि आप उसको मजीद थोड़ा सा बैलेंस करें और उसको बाय करें। इन चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीमेंट में ही जाएं, स्टील में ही जाएं, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। और एक ही बात होती है इस पर, ज़रूरी नहीं कि आप एक अपने स्टॉक ले लिया है तो जैसे जैसे नीचे जाता जाए तो आप उसी को बाय करते जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। जी। तो एक सवाल है मेरा, बाकी सेक्टर्स आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त, जो सबसे अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या रिकमेंडेशन है आपकी, या थोड़े दिनों में जब देखिए डिप इसमें आए? दो चीज़ें हैं ना। देखिए मैं तो आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ, देखना आपने खुद है। मैं तो चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एक शक्ल बना के रखूंगा। चीज़ें ये है कि जो सेक्टर अट्रैक्टिव हैं वो डिप्रेस्ड हैं, उनमें उन्हें हम कहते हैं कि इनमें आपके पास अच्छे लेवल की अपॉर्चुनिटी है, लेवल बहुत अच्छा है, सिर्फ डिप्रेस्ड है। उसका मतलब ये होता है कि ये या तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको तंग करेगा, पड़ा रहेगा, या थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता रहेगा। तो उससे होता है कि बंदा, हम तेज खून वाले होते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे कोई स्टॉक बताए तो वो ऊपर जाए। तो ऊपर जाने वाले में फिर रिस्क होता है, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये हाई पे है, ऊपर जाता है लेकिन है हाई पे, इसमें वो दूसरा रिस्क फैक्टर है। तो दोनों में रिस्क है, एक बेरिश है, लेवल अच्छा है, और एक हाई पे है, उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि वो हाई पे है, उसकी जैसे ही कोई बुरी खबर आएगी, जो कि हमें तब पता चलेगी जब हम उसमें 20-30% जो है वो स्टॉक हमारे होल्डिंग में नीचे गिर जाएगा, तो फिर उसमें वो वाला रिस्क होता है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का फिर वही तरीका होता है कि उसमें अपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। नेटसल हो गया, टीआरजी हो गया, टेलीकार्ड हो गया, इनके रिजल्ट्स जस्टिफाई किया है कि ये स्टॉक कोई गैम्बलिंग में ऊपर नहीं गए हैं, इनके रिजल्ट्स ने इनका साथ दिया है। लेकिन रिजल्ट्स जो होते हैं ये टेम्पररी भी होते हैं, पोर्टफोलियो बेस्ड हैं, इनके पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रही हैं तो ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने अगर बैड रिजल्ट दे दिए तो फिर ये नीचे जब गिरेंगे तो फिर आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। जो डिप्रेस्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि सीमेंट और स्टील है, इसमें फिर स्टॉप लॉस की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती, ये पहले ही बहुत नीचे है, तो आप इसको लेवल रख सकते हैं। जैसे आगा है, आप कहें कि मैंने 27-28 पे जो है 2% ले लेना है, और फिर जब 24 पे जाएगा फिर 2-4% और ले लूंगा, फिर जब 22 पे जाएगा कितना नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा फिर नीचे वो नहीं, जब वो वहाँ पे रुक जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह वो रिबाउंड करेगा और एक अच्छा आपको गेन देगा। जी। टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है, तो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा डिस्कस करेंगे, कल को टॉपिक रखते हैं। जी हमजा, शायद आपका कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, मैं आपकी मीटिंग सुन रहा था सिर्फ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी हम फिर ठीक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।